राजनीति विज्ञान 10/2 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हमने जो टॉपिक लिया है भाग 1 पार्ट 10 नए मुद्दे एवं चुनौतियां। इसके अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा नई आर्थिक नीति 1991, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे नई आर्थिक नीति का क्या अर्थ है, नई आर्थिक नीति की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और इसके साथ विशेष तौर पर विस्तार से हम जानेंगे नई आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताओं की। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नई आर्थिक नीति की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई तथा नई आर्थिक नीति का अर्थ क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जहां कई बार कोई परिवर्तन हमारे लिए आनंददायक होता है तो कई बार वही परिवर्तन हमारे लिए कष्टदायक भी बन जाता है। 1990 के दशक के प्रारंभ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन आने आरंभ हो गए थे जिन्होंने देश की राजनीतिक व्यवस्था को नवीन दिशा प्रारंभ की थी। इनमें प्रमुख परिवर्तन थे गठबंधन की राजनीति का उदय, केंद्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, कांग्रेस प्रणाली का अंत होना, हिंदी और हिंदुस्तान के मुद्दे पर बीजेपी का सबसे बड़े दल के रूप में उभरना। 1991 के चुनाव हुए तो उस समय देश में अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया था। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। देश के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थी, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नाम मात्र ही बचा था। विदेशों से हमें नए ऋण नहीं मिल रहे थे। खाड़ी संकट के कारण तेल के मूल्य में भारी वृद्धि हो रही थी। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी। राजकोषीय घाटा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम घाटे में चल रहे थे। विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी होती जा रही थी। महंगाई में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही थी। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने की आवश्यकता थी। उस समय कांग्रेस ने कुछ क्षेत्रीय दलों के सहयोग से श्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सरकार का गठन किया। श्री नरसिम्हा राव ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रहे 2004 से 2014 तक, को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया और उनके सहयोग से देश में नई आर्थिक नीति का निर्माण किया। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने भारत में विद्यमान आर्थिक संकट को टालने के उद्देश्य से एक नई आर्थिक नीति लागू करने की घोषणा कर दी थी, ताकि आर्थिक विकास और सुधारों की गति को तीव्रता प्रदान की जा सके। इसके लिए भारत सरकार ने समाजवाद की अपेक्षा उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की व्यवस्था को प्रमुखता देना आरंभ कर दिया था। संक्षेप में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण का जो है इसे नाम दिया गया और यही जो है नई आर्थिक नीति कहलाई। तो आइए अब हम बात करते हैं नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषताओं की। नई आर्थिक नीति की विशेषताओं के अंतर्गत आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आरंभ करना, निजीकरण को प्रोत्साहन, नई औद्योगिक नीति, कर प्रणाली में सुधार, उदारीकरण, वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को प्रोत्साहन। ये जो नई आर्थिक नीति थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। आइए अब हम विस्तार से इस विषय में बातचीत करते हैं। नई आर्थिक नीति की जो सर्वप्रथम पहली जो विशेषता है, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आरंभ करना। क्या मतलब है इसका प्रिय विद्यार्थियों? जुलाई 1991 में आरंभ की गई नई आर्थिक नीति के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया आरंभ हो गई। जुलाई 1991 से पूर्व भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी,
उसके कारण भारत में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण ऐसे आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी जिसके द्वारा हम अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर सकें। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आरंभ हुए आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया ताकि विकास की गति को तीव्रता प्रदान की जा सके। तो ये इसकी पहली विशेषता थी। जो दूसरी प्रमुख विशेषता थी नई आर्थिक नीति 1991 की, निजीकरण को प्रोत्साहन। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई। घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों एवं उद्यमों को निजी क्षेत्र के हाथों में बेच दिया गया और उससे प्राप्त धन का प्रयोग जन कल्याणकारी कार्यों में किया जाने लगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस विषय में लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र को इसलिए प्रमुखता दी गई थी ताकि इससे पूंजी संचय, औद्योगिकरण, विकास व गरीबी उन्मूलन में सहायता प्राप्त हो तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के 44 वर्ष पश्चात भी जिस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई थी उसकी पूर्ति हो सके। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित 17 संस्थानों में से केवल 4 संस्थानों को छोड़कर निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। जो तीसरी प्रमुख विशेषता नई आर्थिक नीति 1991 की थी वह थी नई औद्योगिक नीति। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के अंतर्गत जुलाई 1991 में नई उद्योग नीति को अपनाया गया था। क्या विशेषताएं थी इसमें नई उद्योग नीति में? इसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई? इस नवीन उद्योग नीति द्वारा भारतीय उद्योगों को अनेक प्रशासकीय व वैधानिक नियंत्रणों से मुक्त कर दिया गया था। दूसरी विशेषता, प्रमुख 18 उद्योगों को छोड़कर शेष समस्त उद्योगों के विषय में लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य था। उनमें से कोयला, खनिज तेल, चीनी, मोटर कारें, सिगरेट, दवाइयां, ऐश्वर्य और सौंदर्य प्रसाधन आदि सम्मिलित हैं। नवीन नीति के अधीन उद्योगों के लिए कुछ वस्तुओं का उत्पादन आरक्षित रखने की नीति जारी रहेगी ताकि औद्योगिक और कृषि पर आधारित उद्योगों में रोजगार के अधिक साधन उत्पन्न हो सकें। इसके साथ बड़े उद्योगों के लिए विदेशी पूंजीपतियों को किसी औद्योगिक उद्यम के सकल पूंजी निवेश में 51% तक पूंजी लगाने की छूट दी गई थी, जिसे सितंबर 2012 में बढ़ाकर 100% कर दिया गया था। तो इस तरह के जो है बहुत सारे प्रावधान नई औद्योगिक नीति में जो है किए गए थे, जो नई आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषता थी। इसके बाद जो चौथी प्रमुख विशेषता, कर प्रणाली में सुधार, रिफॉर्म्स इन टैक्स पॉलिसी। जुलाई 1991 में घोषित हुई नई आर्थिक नीति के द्वारा कर प्रणाली में काफी सुधार किए गए। उच्च करों के कारण करों में काफी चोरी होती थी। इसके अतिरिक्त अल्प बचत में भी वृद्धि नहीं हो रही थी। 1991 के पश्चात व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दर में निरंतर कमी की गई। इसके अतिरिक्त आय करों की दरों में कमी करके आम जनता को जहां राहत दी वहीं कर सीमा का दायरा भी बढ़ाया गया। कहने का मतलब है कि जो टैक्स की हायर लिमिट थी उसको जो है कम कर दिया गया। इसके दो लाभ हुए। पहला लाभ यह हुआ कि टैक्स देने वाले जो लोग थे, कर दाता जो लोग थे, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। और दूसरा लाभ ये था कि कर चोरी का भी जो है अब खतरा नहीं रहा। जो पांचवी विशेषता नई आर्थिक नीति 1991 की, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। नई आर्थिक नीति 1991 की जो है यह सबसे प्रमुख विशेषता थी। उदारीकरण से हमारा क्या अभिप्राय है? उदारीकरण से अभिप्राय होता है उद्यमकर्ताओं, व्यापारियों और अन्य उद्योगपतियों को अपने आर्थिक क्षेत्र अथवा
व्यवसाय अथवा कारोबार को चलाने और उनका प्रबंध करने के लिए राज्य द्वारा अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना, आर्थिक क्षेत्र में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना, अर्थव्यवस्था को सरकार द्वारा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार नियमित किया जाना। तो ये जो है उदारीकरण कहलाता है। तो नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो है उदारीकरण में क्या क्या किया गया? लाइसेंस प्रणाली में जो है परिवर्तन किया गया। 1991 से पूर्व सरकार के द्वारा छोटे व बड़े उद्योगों के लिए लाइसेंस प्रणाली को लागू कर रखा था। लाइसेंस प्रणाली एक तरह की सरकारी पाबंदियां या नियंत्रण था, जिसके कारण उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए अनेकों औपचारिकताओं को पूर्ण करना पड़ता था। किंतु उदारीकरण के पश्चात लाइसेंस प्रणाली को बहुत ही सरल कर दिया गया। छोटे उद्योग धंधों के लिए जो है लाइसेंस प्रणाली को समाप्त ही कर दिया गया। उदारीकरण के पश्चात अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता नई आर्थिक नीति की वह थी वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। जुलाई 1991 में अपनाई गई आर्थिक नीति की जो है ये एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी। एलपीजी की हम जो बात करते हैं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन जो है वह है। क्या मतलब होता है वैश्वीकरण का, ग्लोबलाइजेशन का? वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय है एक राज्य की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य राज्यों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। क्या मतलब? आयात निर्यात की नीति में छूट, विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, बैंकिंग, ऊर्जा, बीमा आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र को प्रवेश की अनुमति देना। तो आर्थिक सुधारों की यह मान्यता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से निकटतम या घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इससे विश्व के विभिन्न देशों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के सहयोग में वृद्धि होगी और विकसित देशों से पूंजी का तथा तकनीक का प्रवाह भारत की ओर हो सकेगा। अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता नई आर्थिक नीति 1991 की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को प्रोत्साहन, टू प्रमोट इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। प्रिय विद्यार्थियों, 1980 के दशक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता या ये कह लीजिए जो भारत की साख थी वो जो है काफी अधिक थी। इसलिए हमें जो है आसानी से ऋण मिल जाते थे, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था उचित ढंग से संचालित हो रही थी। किंतु 80 के दशक के अंत में, मतलब 1990 से पहले, बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के कारण, जो बदलते परिदृश्य थे उनमें देखिए खाड़ी संकट हुआ, तेल मूल्य में बहुत वृद्धि हुई, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं को जो है अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए दबाव डालना पड़ा, जिसका परिणाम जो है भारत में भी देखने को मिला। कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई, भारत का जो कर्ज था वो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक बढ़ गया और इन सब कारणों से जो है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख थी, विश्वसनीयता थी, उसका जो है पतन हुआ, काफी कम हुई। इसके अतिरिक्त जो अनिवासी भारतीय थे उन्होंने भी जो है अपनी जो यहाँ पर जमा पूंजी थी उसे बाहर भेजना आरंभ कर दिया। एक समय भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था, किंतु उस समय जो है 1990 में ऐसा दौर देखने को मिला देश को कि भारत को जो है विदेशों में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा, तब जाके जो है ऋण प्राप्त किया जा सका। तो इस तरह से जो है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता थी वो काफी घट गई थी, कम हो गई थी, पतन हो चुका था। तो नई आर्थिक नीति के कारण जो है भारत की जो खोई हुई अंतर्राष्ट्रीय साख थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसमें जो है वृद्धि देखने को मिली। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो है नई आर्थिक नीति के अर्थ को जाना, नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर जो है हमने चर्चा की और इसके साथ विशेष तौर पर विस्तार से हमने बातचीत की नई आर्थिक नीति की प्रमुख विशेषता। तो आप सभी विद्यार्थी